नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके पर्यावरण के भोजन टॉपिक से लिए गए हैं। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आहारी रेशे कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोस और प्रोटीन से बनते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आयोडीन एवं फ्लोरीन की, लौ एवं आयोडीन की, लौ एवं कैल्शियम की, या फिर सोडियम एवं पोटेशियम की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, लौ एवं आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए लौ एवं आयोडीन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से विटामिन ई नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, या जल विलय कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाते हैं, या फिर सतही प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिलक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, या अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, या फिर खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, या सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के गांव में बहुत से किसान। तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखना है कि मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। आपको मात्र इतना ही देखना है, परीक्षा में समय बचाना है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, या फिर अप्रैल से जून। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, बिहार में गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जो है अक्टूबर से दिसंबर है। तो आपको इतना सारा प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है ये आपको बताना था। अगला प्रश्न है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत रसायनों का प्रयोग करने से क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भूमि जो है, मृदा जो है आपकी बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है। या पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिसकी उस सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया यानी रक्त अल्पता, लौ मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौ हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, या फिर मच्छर, डेंगू, लौ और गुण। तो इस प्रश्न में आपको शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है, इस ऑप्शन को चुनना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, लौ मलेरिया, एनीमिया और रक्त
ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है या फिर खनिज रहित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी जो है खनिज रहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो आप सभी जानते हैं कि सब्जियों को अच्छी तरह से पहले धोया जाता है, धुल के उसके बाद से फिर काटा जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डस्ट से भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा या फिर प्रोटीन। तो जो लोग भी जिम करते हैं जानते होंगे, या यहाँ पे भारोत्तोलकों की बात की गई है, तो उनको ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता है जो कि प्रोटीन से भरपूर आहार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं या फिर स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसान दोनों दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। यानी किसान जो है अनाज से भूसे को अलग करना चाहता है, तो वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी या कौन सा प्रकार कहलाएगा? निष्पावन, फसल की कटाई, हस्तचयन या फिर थ्रेसिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यह जो है निष्पावन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो आप इसमें जान सकते हैं, यहाँ पे आपको भोजन के आधार पर यानी खाद्य पदार्थों के आधार पर पता लगाना है कि मीरा और दिव्या में कौन सी बीमारी हो सकती है। मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया, या फिर एनीमिया और रक्तअधिक। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। कह रहा है कि मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो ये जो लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया होती है। और ये जो है समोसा, कटलेट पसंद करती है, यानी ये जो आयली वसा युक्त भोजन है, इससे क्या होता है? मोटापा होता है। तो आप आराम से आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। और जहाँ पे भी लौह की कमी होगी वहाँ पे एनीमिया रोग होता है, तो यहाँ से आप इसको, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी, विलयशील, नाइट्रोजन यौगिक, फलीदार पादप सहजीवी, तने की ग्रंथि, जड़ों की ग्रंथियाँ घटपड़ी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियाँ, फलीदार पादप। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह को
राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप को जो है सही रूप से पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। आयोडीन का सेवन करने से घेंघा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। यह दोनों ही कथन सत्य है या फिर दोनों ही कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, आयोडीन के बारे में यह जो है दोनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, या फिर ऊर्जा संचित करती है, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, संतुलित भोजन में वसा जो है ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना मुख्य भूमिका भी निभाती है, और ऊर्जा को संचित भी करती है। अगला प्रश्न है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर प्रोटीन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का जो है वसा जो है वह उत्तरदायी होता है। अभी आपने ऊपर यहाँ पे देखा कि वसा क्या करती है, ऊर्जा को संचित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह आपका भोजन टॉपिक है जिसके हम जो भी आपको प्रश्न यहाँ पे दिखा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ये सभी प्रश्न भोजन टॉपिक यानी प्रकरण से है। अगला प्रश्न है, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि उबालने से पहले दूध स्वादिष्ट हो जाता है, उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, उबालने से उसमें उपस्थित जल की मात्रा कम हो जाती है, या फिर उबालने से दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी क्या प्रमुख लक्षण है? अंधेरे में कम दिखाई देना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, या फिर घाव भरने में अधिक समय लगना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी से क्या होता है, अस्थियां उनके मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, खनिज लवण से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से? तो आप लोग देखते हैं केला में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट से है जो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम है? साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड? तो राइट आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 के साथ, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन A का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और विटामिन B का जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, विटामिन E रेटिनॉल, विटामिन B थायमीन, और विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, अन्न समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, या फिर माल्टोज के? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, अन्न जो है स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। अंतरा फसलीकरण में हम उगाते हैं 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ साथ, 2 या अधिक फसलों को मिलाकर, 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल, या फिर उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, अंतरा फसलीकरण में हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ साथ उगाते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारीय रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है?
आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं या फिर भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है, या फिर गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर यह गलत धारणा है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अरक्तता का मतलब है खून की कमी, और खून की कमी होती है तो आप क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर सलाह देते हैं आपको कि आयरन की गोली खाइए या आयरन युक्त भोजन या आप कह सकते हैं डाइट लीजिए। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अरक्तता जो है आयरन की कमी से होती है। भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। भोजन का अनिवार्य अवयव जो है कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? चावल, तेल या घी, दाल या फिर सब्जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। दिया गया कि सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में यानी दाल के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? जिंक, कोबाल्ट, आयरन या फिर फास्फोरस। तो दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ हमें जो है फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। कैल्शियम के साथ साथ जो है फास्फोरस तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? वसा युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन या फिर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, प्रोटीन युक्त भोजन। दोस्तों, इस वीडियो के बाद अभी 50 तक आपके प्रश्न है। प्रश्न अभी ज़्यादा है, लगभग अभी 19 प्रश्न है। तो हम ऑप्शन पूरा ना बता के डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ से बताते जाएंगे। अगला प्रश्न है, हम प्रतिदिन भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो निम्न हैं। चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है। इसके पहले एक और क्वेश्चन स्टार्च पे आपको हमने इधर कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
मिश्रित फलों में हम उगाते हैं। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ साथ 2 या अधिक फसलों को मिलाकर 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा, यहाँ पे मिश्रित दिया गया है यानी मिलाकर 2 या 2 से अधिक फसलों को मिलाकर फसलों को हम उगाते हैं, उसे ही मिश्रित फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो आप सभी जानते हैं कि खट्टे फलों में जो है विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इसलिए आप विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में, संतरा में, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर जल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन ए के अभाव में के कारणवश त्वचा शुष्क व सल्की हो जाती है, या फिर जोड़ों में पीड़ा होने स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, या फिर विटामिन B1 के अभाव के कारणवश हृदय घात हो सकता है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको जवाब बस इतना ही देना है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ध्यान देंगे नहीं, यानी अगर आप नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो आप इसका गलत भी उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, तो क्या बिना विटामिन के थोड़े ना दूध होता है? अगला प्रश्न है, आपने जानता है कि पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और दूध में भी लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्र में हम उगाते हैं 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ साथ 2 या अधिक फसलों को मिलाकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाल वाली फसल जो है हमारा फसल चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क है, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, यानी इन सभी के लिए लौह जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत को किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये सभी जो लक्षण हैं मलेरिया के हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, यानी जब मलेरिया बुखार होता है तो इसमें तेज बुखार के साथ कपकपी, सिर दर्द और पसीना भी आता है, चक्कर भी आने लगते हैं। यानी ज़्यादा तेज बुखार होता है तो इंसान को कमजोरी के कारण चक्कर भी आते हैं। यहाँ पे चक्कर नहीं दिया गया है, चक्र से गुजरता हूँ, यानी इन क्रियाओं से वह गुजरता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो यहाँ पे अहमदाबाद के भोजन के बारे में पूछा गया है, जो कि रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेची जाती है। पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, अहमदाबाद यानी गुजरात के रेलवे स्टेशन पर आपको अधिकतर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बेचते मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए?
तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। यह सीटेट में पूछा गया था। आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़, चावल चीनी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूँ संतरा, या फिर गुड़ नींबू और मटर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। आंवला हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़ में जो है आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आंवला। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि योजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं, तो मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और विद्यार्थियों को उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पे कुछ विकल्प को क्रॉस कर सकते हैं, जैसे विस्तृत व्याख्या करना नहीं है। प्राथमिक स्तर पे विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों में भोजन को दर्शाने के चार्ट का प्रयोग और उसकी व्याख्या करना, यहाँ भी व्याख्या शब्द आ गया है, गलत है। और अगला है, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी से आग्रह करके विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों का भोजन का प्रदर्शन कराना। तो यह थोड़ा कठिन काम है और यह इसमें काफ़ी खर्च भी लगेगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। इसमें जो है बच्चों के यानी विद्यार्थियों के उनके घर से खाए जाने वाले अगर भोजन को मंगाकर प्रदर्शित करते हैं और उनके सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार से अधिगम अवसरों में विद्यार्थियों को वांछित जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो यह जो है लिंगुफेन एक भोजन है जो कि हांगकांग में खाया जाता है। यहाँ पे यानी लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो खाना किस किस तरह से बनता है? उबाल कर, गूँथ कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। यानी यहाँ पे कहा गया है कि खाना पकाने की बात की गई है। तो खाना सेक कर भी पकता है, यानी जैसे रोटी बनती है, ब्रेड तला भी जाता है, तल कर, और भुना भी जाता है। तो भिगो कर आपका खाना पकेगा नहीं, बेलने से भी आपका खाना नहीं पकेगा, और गूँथने से भी खाना नहीं पकेगा। यानी ये तो दो सही है, उबाल कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर, तल कर, भून कर, भिगो कर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। यानी सेकने से भी आपका भोजन पकता है, तलने से भी, तेल में, आयल में, और भूनने से भी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपीकोवा और नारियल को लोग अपने घर में आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो टैपीकोवा जहाँ भी आपको आएगा तो आप याद रखेंगे, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। यानी गोवा में जो है, केरल में जो है, टैपीकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश की भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो एक तरह से आपका पर्यावरण का पेडागोजी का प्रश्न है, यानी सीटेट का। विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों को चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, या फिर विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें।
विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो सबसे सटीक आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना दें। इससे जो है क्या होगा, बच्चे इनका स्वयं पता लगाएंगे, स्वयं खोजेंगे और इससे है जो विभिन्न प्रकार के यानी सबसे ज़्यादा इन लोगों का स्कोप जो होगा, क्षेत्र जो है बड़ा हो जाएगा। यह कई राज्यों से विभिन्न प्रकार विविधताओं के चीज़ों के बारे में ये सीखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर या फिर बिहार? तो गोवा में जो है, गोवा राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। और अगर आपका टाइपिकोआ का नाम आए तो आप टाइपिकोआ से याद रखेंगे केरल, जो अभी प्रश्न मैंने आपको कराया था इसके पहले। और लिंगुफेन की जब बात आए तो हांगकांग में, इसको भी आप याद रखेंगे। लिंगुफेन जो है पकवान है, ये हांगकांग का है जो सांप होता है। और अभी हमने आपको बताया कि टाइपिकोआ से केरल को याद रखेंगे, यह जो है केरल का भोजन है। और अभी जो आपने पढ़ा था इसके बाद नारियल के तेल में तली हुई या पकी हुई समुद्री मछली का जो खाना है वो गोवा में लोग खाना पसंद करते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है? आप यह एक आमतौर पे बच्चा भी अगर दिमाग लगाएगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता सकता है। पालक है, नारियल है। तो पालक का तो हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में उपयोग करते हैं पत्तियों का। बंद गोभी, इसका भी प्रयोग करते हैं, मगर इसका तेल इससे नहीं प्राप्त होता है। नारियल से तेल प्राप्त होता है, खाते हैं, सब्जी नहीं बनता है। मगर सरसों एक ऐसा पौधा है जिससे हम इसका साग भी बनाते हैं, साग यानी सब्जी। और इससे हमें इसके फलों से जो दाना होता है, हमें इससे तेल भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पर्यावरण के भोजन टॉपिक के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि अब समाप्त हो चुके। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो सकती है, आवाज़ में थोड़ी कमी आपको मिल सकती है। बाकी जो आपके प्रश्न है यह महत्वपूर्ण है आपके टेट और सीटर के लिए, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को पूरे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा या रिवीजन फिर से कर लीजिएगा, या कि जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।